कौशाम्बी सदियों से बौद्धों, जैनियों, हिंदुओं और मुसलमानों का उपासना स्थल रहा है। कौशाम्बी के गढ़वा में बौद्ध विहार, पभोसा में जैन मंदिर, कड़ा में शीतला माता मंदिर और यहीं पर मध्य युग के कवि मलुक दास का आश्रम भी है। इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थलों का साझा संगम होने के बावजूद कौशाम्बी की गिनती उत्तर प्रदेश के पिछड़े और उपेक्षित जिलों में होती है। कौशाम्बी लोकसभा के लिए चौथा चुनाव है। 1997 के पहले कौशाम्बी इलाहाबाद का हिस्सा हुआ करता था। 2008 में इसे सुरक्षित लोकसभा सीट बनाया गया, जिसके बाद यहाँ नए सिरे से राजनीतिक समीकरण बने। कौशाम्बी लोकसभा सीट राजनीतिक तौर पर काफी अहम हो गई है, क्योंकि कौशाम्बी राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद है। कौशाम्बी बेरोजगारी, पलायन, पीने के पानी संकट और बालू खनन में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहता है। विधानसभा चुनाव 2022 में कौशाम्बी की तीनों सीटों सिराथू, मंझनपुर और चायल पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था। प्रतापगढ़ की दोनों सीटों कुंडा और बाबागंज पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का कब्जा है। हालांकि कौशाम्बी की सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल और चायल सीट से विधायक पूजा पाल इस समय समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। इसमें सबसे खास बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कौशाम्बी की सिराथू सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पल्लवी पटेल से हारने के बाद भी केशव मौर्य को भाजपा ने डिप्टी सीएम बनाया। कौशाम्बी लोकसभा में 2 ओबीसी जातियां कुर्मी और पाल निर्णायक भूमिका अदा करती हैं। इसी समीकरण को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में सिराथू से पल्लवी पटेल और चायल से पूजा पाल को प्रत्याशी बनाया था। इन दोनों ही सीटों पर समाजवादियों को जीत मिली थी, लेकिन अब दोनों ही विधायक समाजवादी पार्टी का साथ नहीं दे रही हैं। कौशाम्बी लोकसभा में ब्राह्मणों की संख्या लगभग 1,40,000 है। वैश्य मतदाताओं की संख्या लगभग 1,20,000, ठाकुर मतदाता लगभग 1 लाख, पाल मतदाता लगभग 1 लाख, मुस्लिम मतदाता लगभग 2,50,000, पटेल मतदाता लगभग 1,30,000, मौर्य मतदाता लगभग 1,15,000, लोधी मतदाता लगभग 60,000 और यादव मतदाता लगभग 1,40,000 हैं। यहाँ से भाजपा ने तीसरी बार विनोद सोनकर को मौका दिया है, लेकिन भाजपा ने विनोद सोनकर को टिकट देते समय शायद इस पर गौर नहीं किया कि विनोद सोनकर दलाली भी करते हैं। यहाँ के ब्राह्मणों, बनियों और ठाकुरों को गालियां भी देते हैं। दरअसल उनके एक नहीं कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें वो प्रयागराज में जमीन दिलवाने के लिए 25 से 50 करोड़ की मांग कर रहे हैं और कई वीडियो में बनियों, ब्राह्मणों और ठाकुरों पर जातिगत टिप्पणी भी करते हुए सुने जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में यह तीनों जातियां भाजपा की कोर वोटर मानी जाती है। जाति विशेष के लोगों को गाली देंगे तो विरोध होना लाजमी है। इसको लेकर पार्टी के ही नेता बालम द्विवेदी ने विनोद सोनकर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वे गांव-गांव जाकर ब्राह्मणों से भाजपा के खिलाफ वोट करने की अपील कर रहे हैं। बीते 10 साल से जो ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर विनोद सोनकर के साथ खड़े थे, वही उनका विरोध कर रहे हैं, जिसे भाजपा के लिए करारा झटका माना जा सकता है। इस सीट के लिए राजा भैया के फैक्टर को भी काफी अहम माना जाता है। भाजपा को लग रहा था कि अमित शाह से मुलाकात के बाद राजा भैया विनोद सोनकर का समर्थन कर देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। राजा भैया ने ठाकुरों के अपमान को लेकर बड़ी बात कहते हुए भाजपा को समर्थन देने से इनकार कर दिया। राजा भैया ने कहा कि ठाकुर समाज को गाली देने वालों का हम कैसे समर्थन कर सकते हैं, हम समाज से अलग नहीं हैं। माना जा रहा है कि विनोद सोनकर के वीडियो वायरल होने के बाद 50-60% ब्राह्मण और बनिया मतदाता इनसे कट रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यहाँ से बिल्कुल एक नया और युवा उम्मीदवार मैदान में उतारा है, जिसका नाम है पुष्पेंद्र सरोज, जिसके ऊपर किसी तरह का आरोप नहीं है और बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे इंद्रजीत सरोज का बेटा है, जो इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है। समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर इस सीट पर कब्जा करना चाहती है। समाजवादी पार्टी अपने दोनों विधायकों को यह संदेश देना चाहती है कि अगर तुम लोगों को सपा की जरूरत नहीं है तो सपा को भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भाजपा से भी अपना हिसाब किताब बराबर करना चाहती है। जिस केशव प्रसाद मौर्य को तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, वो किसी काम का नहीं है। उसके कहने पर भाजपा को वोट नहीं मिलता है, क्योंकि वो नकारा है। वह केवल विपक्षियों को गालियां देता है। उसका साथ दलित और पिछड़े छोड़ चुके हैं। ऐसे में भाजपा के हाथ से उप मुख्यमंत्री के जिले की सीट भी जाती हुई दिख रही है। आपको बताते, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने वजूद की लड़ाई पहले ही हार चुके हैं। जिस केशव प्रसाद मौर्य को सत्ता में रहकर पिछड़े वर्ग के लिए काम करने की जरूरत थी, वो अब केवल भाजपा की एक कठपुतली बनकर रह गए हैं। ना तो भाजपा में उनका कोई कद रह गया है और न ही उनके पास कोई खास काम बचा है। उनके पास इस समय इंडिया गठबंधन के नेताओं अखिलेश यादव और राहुल गांधी को गाली देने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। केशव प्रसाद के निशाने पर केवल अखिलेश और उनके परिवार के लोग रहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य खुद को अखिलेश यादव के बराबर के कद का बनाना चाह रहे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को ये पता नहीं कि जिसके ऊपर वो सबसे ज्यादा वार करते हैं, वो हर रोज उतना ही मजबूत होता जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य की ख्वाहिश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की थी, लेकिन उनकी यह उम्मीद पूरी होती नहीं दिखाई देती है।
अगर केंद्र में भाजपा की सरकार फिर से बनती है और चर्चाओं के मुताबिक योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता है, तब भी इनको मौका मिलने की संभावना नहीं बन रही है, क्योंकि भाजपा उत्तर प्रदेश में अब किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जिसके लिए उनके पास ब्राह्मण चेहरा पहले से ही है। भाजपा बैकवर्डों को केवल अपना वोट बैंक समझती रही है। जब हक देने की बात आती है तो उन्हें बहका दिया जाता है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के पास अभी भी मौका है। वे जिस वर्ग से आते हैं उनके हक में काम करें तो 2027 में शायद कुछ हासिल हो जाए, लेकिन वो जिस वर्ग से आते हैं उनके हक में काम करें तो 2027 में शायद कुछ हासिल हो जाए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भाजपा के लिए वो एक मोहरा थे। विधानसभा चुनाव हार जाने के बाद तो उनकी लोकप्रियता काफी कम हो गई है। अब उनको भाजपा की जरूरत है, न कि भाजपा को केशव प्रसाद मौर्य की। सबसे प्रभावी नेता, गरीबों के हमदर्द, भ्रष्टाचारियों के दुश्मन, हम सब के चहेते, संरक्षक, अभिभावक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं फतेहपुर की धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप सब माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए। परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये दूसरी सभा में आए, इसके बाद तीसरी में, फिर चौथे में मुंबई जाना है। इतना परिश्रम कोई करता है क्या? घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सीधे ही आप सबकी ओर से प्रार्थना करता हूं, अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें माननीय प्रधानमंत्री जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।